हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज इंडियाज ट्रेड पॉलिसी। इसमें मतलब कि जो भारत का व्यापार है उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या नीति है। तो इसके अंदर आएगी हमारी फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ट्रेड पॉलिसीज एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं एफटीपी। तो इस सारे टॉपिक में हम लोग ये चीजें कवर करेंगे कि फॉरेन ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, ट्रेड पॉलिसीज क्या है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या चीज है। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, सबसे पहले हम देखेंगे इस चार्ट के थ्रू कि टेबल के थ्रू कि वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड कैसे है। ईयर्स हम लोगों ने ऐसे डिवाइड करे हैं, ये ईयर्स 1950 51 से लेके 60 61 और लास्ट में 2011 से लेके 12 तक। एक्सपोर्ट है इंक्लूडिंग री एक्सपोर्ट्स जो है हमारे, और इंपोर्ट्स है और ट्रेड बैलेंस है हमारा। तो हमारा एक्सपोर्ट है 50-51 में 606 और 608 हमारे एक्सपोर्ट थे 606 एंड इंपोर्ट हमारे 608। तो हमारा ट्रेड बैलेंस जो है माइनस में चला गया, नेगेटिव में चला गया -2 करके। ऐसे ही 1980-81 में जो था हमारा एक्सपोर्ट जो था हमारा 6711 और इंपोर्ट जो हमारे 12,549, तो ये भी नेगेटिव में गया हमारा -5838। ऐसे करके ये 2011 और 12 में भी ये क्या हुआ, जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो थे हमारे 1024707 और इंपोर्ट्स जो थे हमारे 1651240 और जो ट्रेड बैलेंस जो था वो भी नेगेटिव में गया -626533। तो इस तरह से जो ट्रेड बैलेंस हमारा ऑलमोस्ट ये हमारा नेगेटिव में ही है। ऐसे ही ये ईयर्स शो किए गए हैं हमारे, और एक्सपोर्ट जो है और इंपोर्ट हम लोगों को बताया गया है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या था 2001 और 2 में वैल्यू जो थी हमारी -1.6, वॉल्यूम जो था हमारा 0.8, यूनिट वैल्यू थी 1 और वैल्यू जो थी हमारी इंपोर्ट की 1.7, वॉल्यूम जो था हमारा 5.8, यूनिट्स में आया हमारा 2.8, नेट वैल्यू आई -2.1 और इनकम जो थी हमारी नेगेटिव में गई -1.3। ऐसे ही 2007-2008 में क्या हुआ कि वैल्यू जो थी वो 29, वॉल्यूम जो था 7.9, यूनिट वैल्यू थी मेरी 5.1, इंपोर्ट की वैल्यू थी मेरी 35.5, वॉल्यूम जो तुम्हारा 20.7 और यूनिट हमारे पर 1.9, नेट वैल्यू तुम्हारी 2.6 और इनकम हमारे 10.7। ऐसे ही 2010 और 11 में जो मेरे पास वैल्यू थी एक्सपोर्ट्स थी 40.5, वॉल्यूम हमारा 43.2, यूनिट वैल्यू -5.1 और इंपोर्ट में 28.2, 10.1 वॉल्यूम, यूनिट हमारे पास 11.2 और नेट वैल्यू है हमारी -14.3 और हमारी इनकम क्या हुई 22.7। इस चीज को चार्ट के द्वारा शो किया गया है। चार्ट 1 क्या शो कर रहा है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 1960 ग्रोथ इन एक्सपोर्ट वाज हाईएस्ट देन इन इंपोर्ट। मतलब कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो ज्यादा थे इंपोर्ट्स के मुकाबले। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में बस ईयर्स दिए गए हैं 1951 से लेके 55 तक, 56 से 60, 61, 65, 66 से 70 ऐसे करके ये दिए गए हमारे पास 2011 से लेके 12 तक। और ये जो हमारे पास परसेंटेज है 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके जो ये एक्सपोर्ट है हमारे पास ब्लू जो हमारे ये लाइंस है, ये ब्लू ये एक्सपोर्ट ग्रोथ है और जो रेड लाइंस है हमारी इंपोर्ट ग्रोथ है। तो हमारे एक्सपोर्ट जो हमारा नेगेटिव में है 1951-55 में और इंपोर्ट जो हमारा 5% है। 1956 में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल कम है और इंपोर्ट जो हमारा 10% है। 1961 में जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा सा बढ़ा और एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया। ऐसे ही करके 1990 में हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो इक्वल है, जैसा जितना इंपोर्ट किया उतनी एक्सपोर्ट किया। और इस तरह से 2010 और 11 में हमारा एक्सपोर्ट है ज्यादा है और इंपोर्ट जो हमारा कम है। मतलब कि हमारी इनकम ज्यादा होगी और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम हो गया। और 2011-12 में हमारा एक्सपोर्ट कम है और हमारा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है। इंडिया फॉरेन ट्रेड को इस चार्ट के में भी शो किया गया है। उसके बाद टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या आएगा,
Terms of trade in India increased to 113 index point in 2011 from 19 index point, मतलब कि 2011 में जो इंडेक्स पॉइंट हमारा 113 पे आ गया 91 से। टर्म्स ऑफ ट्रेड इन इंडिया इज रिपोर्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कहां से रिपोर्ट की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। हिस्टोरिकली फ्रॉम 2000 until 2011 trade advanced 90 index points, reaching an all-time high of 113 index points in June 2011 and record low 77 index points in June 2007। 2007 में जो लो इंडेक्स पॉइंट आया हमारे पास 77 आया, और 2011 में जो आया हमारे पास जो इंडेक्स हाई इंडेक्स है वो 113 इंडेक्स पॉइंट्स आए टर्म्स ऑफ ट्रेड के। कॉरस्पॉन्डिंग द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स टू द प्राइस ऑफ इंपोर्टेबल गुड्स, मतलब कि इंपोर्टेबल गुड्स और एक्सपोर्टेबल गुड्स की जब रेशियो निकाली गई तब हमारे पास ये इंडेक्स नंबर जो हमारे पास सामने आए। तो टर्म्स ऑफ इंडिया टर्म्स ऑफ ट्रेड को इस ग्राफ के द्वारा भी शो किया गया है, जो कि है हमारे पास जनवरी में, जनवरी 4, जनवरी 6, मतलब कि ईयर्स है ये, जनवरी 1, जनवरी 10 और जनवरी 12। ट्रेड डेफिशिएंट क्या होता है? घाटे का व्यापार कब होता है? कॉजेज ऑफ ट्रेड डेफिशिएंट इन इंडिया, जो हमारे इंडिया में, भारत में घाटे का व्यापार हुआ, उसके क्या कारण थे? राइजिंग इंपोर्ट्स, जो हमारे इंपोर्ट्स है उनको बढ़ावा दिया गया, मतलब जब हम इंपोर्ट कराएंगे तो हमारे एक्सपेंडिचर क्या होंगे? वो ज्यादा होंगे। लार्ज इंक्रीज इन डेवलपमेंट इंपोर्ट्स, जो हमारे इंपोर्ट्स को डेवलप करना है, इसको इंक्रीज किया गया इंपोर्ट्स को। लार्ज साइज ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है उसको ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट किया गया। अदर फर्टिलाइजर्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, इन सबको ही क्या किया गया? इंपोर्ट किया गया। मोडेस्ट ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, और इसमें डेस्टिनेशन ऑफ सोवियत यूनियन, लो वर्ल्ड डिमांड, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इन फॉरेन कंट्रीज, कॉस्ट एंड क्वालिटी, हाई कॉस्ट, लो क्वालिटी एंड ग्रोइंग कंपटीशन। मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को करेक्ट करने के क्या मेजरमेंट थे? तो सबसे पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो हमारे इंपोर्ट हम लोग करते थे, आयात जो हम करते थे उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना। तो उसकी किसके थ्रू लगाइए? लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट होता था उसके ऊपर लाइसेंस जो था वो फिक्स किया गया। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस और क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट जो हमारे जो निर्यात थे उनको बढ़ावा दिया गया, प्रमोशन की गई। सेटिंग अप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को उनको सेटअप किया गया। डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी 1991, जो करेंसी की डिवेल्यूएशन थी वो की गई 1991 में। इनकम टैक्स कंसेशन टू एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स को क्या किया गया? इनकम टैक्स की कंसेशन दी गई। सेटिंग अप EXIM बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को सेटअप किया गया। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन मतलब कि कंपटीशन, इसमें क्या क्या ट्रेड में क्या क्या आएगा? तो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट में क्या क्या आया? हमारा नंबर 1 है हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे आए ईयर 2011 में परसेंटेज में 9.9%। सेकंड में आया ऑरेंज एंड मिनरल्स एक्सक्लूडिंग कोल्स 4%, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आए हमारे पास 68%, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 16% एंड अदर अनक्लासिफाइड आइटम जो है हमारे पास 1.2 और टोटल हो गया हमारे पास 100%। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट में स्पाइस आर्ट के द्वारा भी शो किया गया है। तो ये जो ग्रीन है ये सारा ही हमारे पास था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो कि बहुत ज्यादा हिस्सा है हमारे पास 68% है ये। उसके बाद है हमारे पास एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे पास 10% है ब्लू कलर में। ओरियल्स एंड मिनरल्स कोल्स ये रेड कलर में हमारे पास 4%, और क्रूड एंड पेट्रोलियम जो हमारे पास पर्पल कलर में हमारे पास 17% है। तो चार्ट के द्वारा ये शो किया गया है कि एक्सपोर्ट जो करते हैं हम लोग वो कितना कितना करते हैं। कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या क्या करते हैं हम लोग? इंपोर्ट है हमारे पास कमोडिटी ग्रुप नंबर 1 में फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स 2.9, फूड 31.3, फर्टिलाइजर्स 1.9, पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चर एंड न्यूज प्रिंट
जब बस है 0.6%, कैपिटल गुड्स हमें 13.1%, अदर्स 47.7% और टोटल हुआ इसका 100। उसके बाद इसको पाई चार्ट की तरह शो किया गया है, तो ये जो ग्रे है सारा ही अदर्स है 49%, 32% के हमारे पास फ्यूल है, 3% हमारे पास फूड एंड अलाइड, और ये ग्रे जो है हमारे पास कैपिटल गुड्स है। तो इन चीजों का हम लोग जो है इंडिया को जो है वो इंपोर्ट करता है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ट्रेडिंग पार्टनर्स, हमारे पास ट्रेडिंग जो इंडिया स्टॉक ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो एक्सपोर्ट करते हैं ना हम लोग, जिसको एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएई है, यूएसए है, सिंगापुर है, चाइना है, हांगकांग है, नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, इंडोनेशिया एंड बेल्जियम। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट कौन कौन से होता है, चाइना से होता है, यूएई से होता है, स्विट्जरलैंड से होता है, सऊदी अरबिया, यूएसए, इराक, जर्मनी, कुवैत, नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया। ये सारे ही जो हमारे क्या है ये ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। कुछ देशों में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ देशों से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये सारा ही चार्ट के द्वारा शो किया गया है। एनालिसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, जो इसका ट्रेड की डायरेक्शन है उसको कैसे एनालाइज किया गया है, तो इस तरह से किया गया कि यूएई इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय चाइना। जो यूएई है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। एशियन कंट्रीज इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट, एशिया और एशियन जो कंट्रीज हैं वो इंपोर्ट भी करती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं। ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस ट्रेड इम्बैलेंसेस, constantly evolving directional pattern of trade और diversification on EXIM markets। उसके बाद आ गया हमारा इंडियाज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो ये हमारे पास इंपोर्ट्स हैं, चाइना है जैसे कितना इंपोर्ट करता है 28, यूएई 19.6, सऊदी अरबिया 16, यूएस 12.2, स्विट्जरलैंड 10.7, इराक 9.81, कतर है हमारे पास 8.1 और कुवैत हमारे पास 8.1, जर्मनी है हमारे पास 7.1। तो ये हमारे पास इंपोर्ट जहां से जिन कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं वो उसका चार्ट है। और ये जो है हमारे पास एक्सपोर्ट्स, तो ब्राजील, यूएसए, यूएई, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, सऊदी अरबिया, नीदरलैंड, जर्मनी, ये इस कंट्रीज को इंडिया क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीजें हैं, क्या टर्म्स क्या है ये। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंपोर्ट और गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेफर करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजल्ट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो करता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सारी ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो कि एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक पर्टिकुलर ईयर में हुआ हो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये सिर्फ क्या रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, विजिबल गुड्स जो होते हैं उसको ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो रिकॉर्ड करता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये गुड्स की भी ट्रांजैक्शंस करता है एज वेल एज सर्विसेज की जो ट्रांजैक्शंस है उनको भी रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है, जबकि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है, कैपिटल नेचर की गुड्स को भी ये रिकॉर्ड करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का ये पार्ट है। और इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड हैज 3 अकाउंट्स ऑफ विच बीओटी इज अ पार्ट। बीओटी क्या है, इसका पेमेंट ऑफ बैलेंस का एक पार्ट है। करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या होता है, इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में क्या आएगा, मनी सेंट एंड रिसीव इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज गोज हियर। मतलब कि इसमें क्या होगा, जो मनी है वो भेजी जाएगी और रिसीव होगी इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के उसमें इन गुड्स एंड सर्विसेज गोज हियर। Since the money we spend importing crude oil is quite larger than the money we make while exporting stuff. जब हम लोग ऑयल वगैरह पे मंगवाते हैं उसके ऊपर ज्यादा खर्चा होगा
सो फार इंडिया इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है, जो इंडिया के आयात है वो एक्सपोर्ट निर्यात से ज्यादा है। सो मनी गोइंग आउट ग्रेटर देन मनी कमिंग इन, जो मनी जो जाती है वो ज्यादा जाती है, लेकिन मनी जो आती है वो कम आएगी। सो वी आर डेफिसिट इन करंट अकाउंट, तो हम लोग करंट अकाउंट के घाटे में होते हैं। इन शॉर्ट मनी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज क्लासिफाइड करंट अकाउंट, मतलब कि करंट अकाउंट के द्वारा ही ये चीजें जो क्लासिफाई की जाती हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। उसके बाद आगे हमारा कैपिटल अकाउंट, एनआरआई सेंडिंग डॉलर्स फ्रॉम दुबई एंड अमेरिका, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, लोन्स टेकन फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, टाटा बायर्स ब्रिटिश कंपनी, some Japanese companies buy Indian companies, that kind of money is also counted in here. ONGC buys some oil reserves in Russia. Some French companies buy tourism mine in India. The kind of money also counted here right over natural resources. In short, इन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग गोज हियर इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारे इन्वेस्टमेंट और बोरिंग आती हैं, और करंट अकाउंट में हमारे क्या आते हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। करंट अकाउंट इसमें क्या आएगा, आल्सो नोन एज विजिबल ट्रेड, इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, एक्सपोर्ट आर वैल्यूड एट प्राइसेस दैट इज फ्री ऑफ बोर्ड, और उसके बाद ट्रांसफर, ग्रांट्स, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस विदाउट क्वाइट प्रो करंट अकाउंट टू जीडीपी इन इंडिया इज रिपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। करंट जीडीपी में जो करंट अकाउंट है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और गवर्नमेंट इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर से वर्क करती है। द करंट अकाउंट बैलेंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑन द लेवल ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव ऑफ अ कंट्री। Usually countries recorded a strong current account surplus have a economy heavily dependent on export revenues। मतलब कि एक कंट्री जो होती है उसकी इकोनॉमी जो एक पॉजिटिव वे में जब उसको काउंट किया जाता है तो वो उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटीज के ऊपर या एक्सपोर्ट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितना एक्सपोर्ट करती है, तो वो कंट्री उतनी ही सॉलिड होती है। उसके बाद हाई सेविंग्स रेटिंग बट वीक डोमेस्टिक डिमांड। ऑन द अदर हैंड countries recording a current account deficit have a strong imports, मतलब कि कंट्री जो डेफिसिट घाटे में कब आएगी, जब उसके ज्यादा इंपोर्ट्स होंगे, और a low saving rates and high personal consumption rates as a percentage of disposable income, मतलब कि उसकी जो कंजम्पशन होगी वो हाई रेट होगा और हाई पर्सनल कंजम्पशन होगी, लो सेविंग रेट्स होंगे, तो उसका जो ये वीक जो कंट्री कहलाएगी, डेफिसिट जो उसमें अकाउंट डेफिसिट कब होगा, जब वो कंट्री के कंजम्पशन रेट जो हाई होगा और उसकी सेविंग जो है उसकी वो कम होगी। दिस पेज इंक्लूड्स अ चार्ट विद हिस्टोरिकल डाटा फॉर इंडिया करंट अकाउंट टू जीडीपी। जो ये है हमारे पास डाटा है, ये चार्ट बना हुआ है, तो ये इंडिया के करंट अकाउंट टू जीडीपी को शो करता है, जो कि हमारे पास जनवरी 2000-1 में, जनवरी में 0.3, जनवरी 2004 में 1.5, जनवरी 6 में -1.3, जनवरी 8 में 2.3, जनवरी 10 में 2.8, नेगेटिव में ही है सारा। उसके बाद जनवरी 12 में जो है वो -3.7, जो ये लाइन के नीचे वो नेगेटिव और ऊपर जो है हमारे पास पॉजिटिव है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट हमारे पास लोन, एक्सटर्नल असिस्टेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और बैंकिंग कैपिटल में नॉन रेजिडेंस इंडिया डिपॉजिट्स एंड डेट लायबिलिटीज। इसको भी चार्ट के द्वारा शो किया गया। प्राइवेट ट्रांसफर अर्न्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ रिसीट्स सिंस द मिड 1970, और कंपोजिशन ऑफ कैपिटल फ्लोज चेंज predominantly for external assistance to equity creating flows since the 1990s। तो 50, 51, 80 में क्या था, NII थे हमारे पास, ये ब्लू कलर में, एक्सटर्नल असिस्टेंस जो थे हमारे रेड, और जो स्काई ब्लू है हमारे पास अदर्स हैं। तो इस तरह से डाटा को शो करता है। ट्रेंड्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्या ट्रेंड है। तो स्टेज वन जो हमारे पास जो आई हमारे पास 1951-52 से लेकर 1975-76 तक, स्टेज टू जो हमारी 76 से लेकर 77 तक, और
इससे लेके 79 से 80, स्टेज थर्ड जो हमारी 80, 81 से 89, 90 तक, स्टेज 4 जो है 1991 से 2001 से 2 तक, स्टेज 5 हमारी 2002-3 से टिल डेट तक। तो स्टेज 1 में क्या है, द पीरियड कवर्ड फर्स्ट 4-5 years प्लान्स, मतलब कि इसमें फर्स्ट 4-5 year के प्लान्स को 4-5 year प्लान्स को कवर किया गया है, जो कि हमारे पास 1951-52 से लेके 75-76 तक इसमें कवर किए गए हैं फर्स्ट 4-5 year प्लान्स। तो फर्स्ट प्लान में क्या था, डेफिसिट इन बीओपी ऑन करंट अकाउंट ऑफ ₹42 crore। फर्स्ट प्लान में हमारे पास घाटा आया किसमें, करंट अकाउंट में 42 crore का। सेकंड प्लान में डेफिसिट इन बीओपी रोज टू ₹175 crore, जो सेकंड प्लान में भी था ये घाटा बढ़ गया। थर्ड प्लान में डेफिसिट इन बीओपी इंक्रीज ₹1951। थर्ड एनुअल प्लान्स वेयर इन डेफिसिट रोज 2015 crore, और फोर्थ प्लान में बीओपी फेवरेबल टू द एक्सटेंट ऑफ ₹100 crore। फर्स्ट प्लान जो था हमारा ह्यूज डेफिसिट बिकॉज ऑफ पोर गवर्नमेंट एंड बैकवर्डनेस। फर्स्ट प्लान में जो हमारा घाटा पड़ा उसका क्या कारण था, ह्यूज डेफिसिट बिकॉज ऑफ पोर गवर्नेंस, मतलब कि जो हमारी सरकारी उसमें कमी के कारण और बैकवर्डनेस के कारण, पिछड़ेपन के कारण इसमें घाटा आया। सेकेंड प्लान में हैवी इंपोर्ट्स ऑफ मशीन्स, रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। सेकेंड प्लान में हम लोगों को हैवी इंपोर्ट्स करने पड़े किस चीज के, मशीन्स के, रॉ मटेरियल्स के और फूड ग्रेन्स के। थर्ड प्लान में लार्ज इंपोर्ट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंडो चाइना एंड इंडो पाक वार, मतलब कि इसमें डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा हो गया क्योंकि इंडो चाइना और इंडो पाक के बीच में जो युद्ध की एक वो चली थी, उसके कारण इसमें सारा जो खर्चा था वो डिफेंस में चला गया। उसके फोर्थ प्लान में क्या हुआ, राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड फॉल इन इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट में क्या हुआ, राइज हो गया, बढ़ गया, और इंपोर्ट जो हमारे घट गए। कंसिडरेबल राइज इन रिसीट्स फ्रॉम इंडिविजुअल आइटम्स। स्टेज 2 जो हमारी वो थी हमारी 1976, 1977 to 1979 to 80 तक, अ डिकेड ऑन कंफर्ट। इसमें क्या है, गोल्डन पीरियड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड विद करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 0.6% ऑफ जीडीपी। एक इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड बन के आया। इसमें क्या हुआ, जीडीपी हमारी 0.6 से बढ़ गई। गेन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट रोज टू 3082 crore, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बढ़ गया। इसकी कितने से, 3082 crore से। इट वॉज बिकॉज ऑफ, इसका कारण क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारी हरित क्रांति आई, उसके बाद हाई रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जो टूरिस्ट अट्रैक्ट हुए कंट्री की ओर, इंडिया की ओर, उससे भी हम लोगों को इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में बढ़ी और एक गोल्डन पीरियड मिला। टूरिस्ट, उसके राइज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इट रिड्यूस, इसमें क्या कमी आई, ऑयल इंपोर्ट्स, जो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स है वो कम हुए। रिस्ट्रिक्टेड गोल्ड स्मगलिंग, जो गोल्ड स्मगलिंग थी उस पे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इंश्योर्ड कंटिन्यूस एंड स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन एड। जो स्टेज 3 थी 1980-81 से लेके 89-90 तक, इंडियाज बीओपी वाज इन डिसइक्विलिब्रियम एंड इंडियन इकोनॉमी वाज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। इसमें क्या हुआ, बीओपी जो था फिर से असंतुलित हो गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया और इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो क्राइसिस में आ गई। कंट्री करंट डेफिसिट बिकेम 2.4% ऑफ जीडीपी इन सेवेंथ प्लान में क्या हुआ, जीडीपी जो थी हमारी 2% से वो डेफिसिट हो गई। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट बिकेम 1.3% ऑफ जीडीपी इन द सिक्स्थ प्लान में क्या हुआ कि ये जो जीडीपी थी हमारी ये फिर घाटे में गई 1.3% से। इंडिया बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इंडेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर मैक्सिको एंड ब्राजील और मैक्सिको के बाद इंडिया जो थी वो थर्ड क्रेडिट कंट्री गिनी गई। उसके बाद दिस इज वाज ऑन अकाउंट ऑफ ऑयल शॉक ऑन 1979। इस सब का कारण क्या था, जो ऑयल शॉक था ऑफ 79-80 दैट द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज, ज्यादा तरीके से बढ़े, मतलब ऑयल के जो प्राइस थे। रेमिटेंस डिक्लाइन, इन्फ्लेशन व्यू, फिजिकल डिफरेंस व्यू, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज एंड फॉरेन एड रिड्यूस्ड। जो फॉरेन एड थी वो कम हुई, जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी,
उसका फिजिकल डेफिसिट ड्यू हुआ, इन्फ्लेशन जो बढ़ा, उसके बाद रेमिटेंस डिक्लाइन जो हुआ, इस सब के कारण जो था हमारा वो जो हमारी बीओपी थी वो डिस्क्लियर में आ गई और इंडियन इकोनॉमी जो थी वो क्राइसिस के ऊपर आ गई। स्टेज 4 जो थी हमारी 1991-92 से लेके 2001-2 एट प्लान जो था हमारा 1991 एट प्लान, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, इसमें क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्राइसिस आए, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिवेल्युएशन और डीकंट्रोल लिबरलाइजेशन वर इंट्रोड्यूस्ड, और मेन रीजन फॉर द डेफिसिट वर, जो डेफिसिट घाटा है उसका मेन रीजन क्या था, कारण क्या थे, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंक्रीज ऑयल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, जो कैपिटल गुड्स का ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होने लगा और जो प्राइस थे और क्रूड ऑयल वगैरह की जो प्राइस थे वो भी बढ़ गए। उसके बाद 1000 जो हमारा 9th प्लान जो था, फर्स्ट 4 years of the plan recorded deficit of 69,434 crores। फर्स्ट 4 years में जो था प्लान के वो घाटे मतलब शो हुआ कितने 69,434 करोड़ से। लास्ट ईयर रिकॉर्डेड सरप्लस जो 5th ईयर था, लास्ट ईयर था, वो था सरप्लस था 6719 करोड़ के साथ। रीजंस फॉर गुड परफॉर्मेंस, इसकी गुड परफॉर्मेंस के क्या रीजन थे, कारण क्या थे, डायनामिक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो ज्यादा से ज्यादा होने लगे, इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज थी वो इंक्रीज हुई, और रिड्यूस नॉन ऑयल इंपोर्ट डिमांड्स, जो हमारी नॉन ऑयल इंपोर्ट्स थे वो उनकी ज्यादा डिमांड होने लगी। स्टेज 5 जो थी हमारी उसमें थी स्टेज 5 हमारी 2002 से 2003 से टिल डेट आज की डेट तक के, तो ये जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट था नेगेटिव में था, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव था, और जो हमारा ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट था करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जो था हमारा नेगेटिव 4471 से, और इसी तरह से 2011-12 में क्या था ये नेगेटिव 1,48,600, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था कैपिटल अकाउंट में 1,74,200, और जो पॉजिटिव आया बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा करंट प्लस कैपिटल अकाउंट जो है हमारे पास 25,600 करोड़। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट और कैपिटल अकाउंट को इस तरह से ग्राफ की तरह शो किया गया है, जो कि 1991 में ऊपर आया, फिर ये नीचे आ गया 2005 में ऊपर गया, तो 6-7 में नीचे गिरावट आई, इसमें 2008 और 9 में फिर ये थोड़ा सा स्मूथ चला, और उसके बाद ये नीचे को आने शुरू हो गया तो 2011 और 12 में। चार्ट की इवेंट्स ऑफ इंडियाज बीओपी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस चार्ट के द्वारा भी शो किया गया है। पॉलिसी मेजर टू मैनेज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लाई गई, तो नंबर 1 हमारे इंपोर्ट रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशंस, जो हमारे इंपोर्ट आयात है उनको कम किया जाए और उनके सब्स्टिट्यूशंस को ढूंढा जाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो हमारे एक्सपोर्ट है उनको प्रमोट किया जाए। टैपिंग इंडिविजुअल्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए। इंक्रीज ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक, ये एग्रीमेंट्स जो वो लाए गए, उसके एक्सचेंज इन्फ्लोज ऑफ फॉरेन कैपिटल और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेमा 2000। प्री 1991 ट्रेड पॉलिसी, जब 1991 से पहले क्या ट्रेड पॉलिसी थी, तो इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी जो थी हमारे पास 1991 से पहले थी। सेकेंड ईयर प्लान में हाईली रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी जो लाई गई, उसके 1960 एंड 70 इंपोर्ट्स वर पार्शली liberalized with several conditions. In 88 export promotion schemes were implemented. Export Promotion Council, the Trade Fair Authority of India cash compensatory schemes etc. तो ये जो थी हमारी प्री 1991 की ट्रेड पॉलिसीज थी। उसके बाद हमारे 1991 में जो हमारे इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस आए वो थे, नेशनल इनकम जो थी हमारी 0.8% से बढ़ी, इन्फ्लेशन रीच्ड हाईएस्ट ऑफ 16.8%, बीओपी क्राइसिस टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 crores, इंडिया was paying 30,000 crores interest charges, physical
डेफिसिट जो था हमारे पास 7.5% से ज्यादा हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो थी हमारे पास 3% हो गई। उसके बाद द 1991 ट्रेड पॉलिसी क्या बोलती है कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, rationalization of tariff structure, changes in the system of export incentives. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो थी हमारी 1997-2002, इसके फीचर्स क्या थे? न्यू ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम वाज स्टार्टेड, स्पेशल इंसेंटिव टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वर प्रोवाइडेड, कस्टम ड्यूटीज वर रिड्यूस्ड, जो कस्टम ड्यूटीज थी उनको कम किया गया, a number of restricted items were made freely importable, so special incentive to agricultural products were given, scope of export promotion capital goods EPCG scheme was winded, EOUs और EPZs जो थे were given more incentive, इनको ज्यादा फोकस किया गया। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2002-2007 क्या थी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ग्रोथ ओरिएंटेड थी और ड्यूटी न्यूट्रलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स थी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या था? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स टू बी सेटअप, बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप किया गया। ओबीयूज जो ऑफसेट बैंकिंग यूनिट्स थी वो एग्जेम्प्ट की गई, कैश रिजर्व रेट एंड स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो से इनको एग्जेम्प्ट किया गया। ग्रोथ ओरिएंटेड में क्या था? स्ट्रेटेजिक पैकेज फॉर स्टेटस होल्डर्स, इंप्लीमेंटिंग ड्यूटी और इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स और ड्यूटी यूटिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या था? एडवांस लाइसेंसिंग, ड्यूटी एग्जेम्पशंस, एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट और एवलाइज EPCG license of 100 crore or more to have 12-year export obligation period. Employment oriented measures EXIM, एग्रीकल्चर में क्या था? इसमें रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, कॉटेज सेक्टर एंड हैंडीक्राफ्ट में KYIC could take funds under MAI, duty free export import up to 3% on FOB prices, export house status at lower average export performance, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या था? इंटाइटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हाउस स्टेट एट 5 crores entitled to EPCG schemes. मेरिट्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2002-2007 में इसकी मेरिट्स क्या थी कि इंक्रेजमेंट ऑफ स्मॉल कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इसमें इस पॉलिसी में क्या थी कि छोटे लघु उद्योगों को क्या था? उनको इंक्रेजमेंट किया गया। ग्रोथ ओरिएंटेड थी ये, इंटेंसिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, सेटिंग अप ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, ओवरसीज बैंकिंग यूनिट्स, इंक्रेजमेंट फॉर हार्डवेयर इंडस्ट्रीज, बूस्ट टू ज्वेलरी इंडस्ट्री, बूस्ट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब कि इसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी बूस्ट किया गया, बढ़ावा दिया गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी बढ़ावा दिया गया, ओवरसीज बैंक की यूनिट्स को खोला गया और एग्री एक्सपोर्ट जोन्स को सेटअप किया गया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया और ग्रोथ ओरिएंटेड थी और स्मॉल कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इसमें इंक्रीजमेंट दी गई। उसके बाद है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है? FTP इज द न्यू नेम फॉर द अर्लियर EXIM पॉलिसी। मतलब EXIM एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को भी नया नाम जो दिया गया वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का नाम दिया गया, जो कि बनी हमारी 31 अगस्त 2004 को टू डबल अवर परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड विद इन द नेक्स्ट 5 years, to act as an effective instrument of economic growth by giving the thrust to employment generation. Strategy of FTP, इसकी रणनीति क्या थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की? आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग स्पेशल फोकस एरिया, जो स्पेशल एरिया है उनके ऊपर फोकस करना और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डेवलप करना। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है उसको सिंपल से सिंपल बनाना। टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स, सारे ही सेक्टर्स को टेक्नोलॉजिकली इंफ्रास्ट्रक्चरली उनको अपग्रेड करना। फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल हब
इंडिया को एक ग्लोबल हब के रूप में प्रेजेंट करना फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड सर्विसेज के क्षेत्र में एक इंडिया को एक ग्लोबल हब के रूप में प्रेजेंट करना। उसके बाद रिवाइजिंग द बोर्ड ऑफ ट्रेड बाय इट्स रोल, गिविंग इट ड्यू रिकॉग्निशन एंड इंडक्टिंग experts on the trade policy. Achievement of the FTP, इसके क्या क्या achievements है? एक्सपोर्ट जो है हमारे बिलियन में 63 बिलियन इन 2003-2004 में और 168 बिलियन हमारे 2008-9 में हुए। शेयर ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड जो था हमारा 0.8% 2003 में, जो कि हमारे पास बढ़ गया 2008 में 1.45%। शेयर ऑफ ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज 1.4% जो था हमारे पास 2003 में था और 2008 में जो था हमारे पास 2.8% हो गया। टोटल शेयर इन गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड जो था हमारा 0.9% जो था हमारे पास 2003 में था और 2008 में कितना हो गया ये 1.64%। उसके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2009-2014 जो थी हमारे पास वो उसमें क्या फीचर्स थे, तो 2009 मोस्ट सेवरल ग्लोबल रिसेशंस। WTO, the World Trade Organization estimate project a great forecast that global trade is likely to decline by 9% in volume terms and IMF estimate project a decline of over 11%. World Bank estimates suggest that 53 million more people would fall into the poverty and over a billion people would go chronically hunger. It was difficult to announce a FTP in this economic climate. There was a need to set up a motion strategies and policies measure the growth of exports. Short term objectives क्या थे इस न्यू FTP के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के? Arrest and resolve the decline trends of export, जो एक्सपोर्ट थे उसको डिक्लाइन करना। Additional support to those sectors which have been hit badly by recession, जो हमारे सेक्टर्स थे जो सेशन के द्वारा ज्यादा हिट हो गए थे, खत्म हो गए थे, उनको सपोर्ट करना। By 2014 the objectives is to be double India's export and goods and services। तो 2014 तक से जो थे इंडिया के एक्सपोर्ट जो थे गुड्स एंड सर्विसेज के वो ऑलमोस्ट क्या थे, डबल थे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? टू डबल इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड 2020 तक जो इंडिया का शेयर था उसको डबल करना। पॉलिसी मेजर्स में क्या आएगा? फिजिकल इंसेंटिव, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, प्रोसीजरल रैशनलाइजेशन, इनहांस्ड मार्केट एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड diversification of export market, improvement in infrastructure related to export, bringing down the transaction cost. Thank you.